नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक में जमकर हंगामा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से योगेंद्र प्रशांत समेत 4 की छुट्टी। मेधा पाटकर ने दिया इस्तीफा। शहरी कोटा से नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। जीपीएस की तरह स्वदेशी प्रणाली बनाने में मिलेगी मदद। रायबरेली में सोनिया गांधी ने फसलों के नुकसान का लिया जायजा। पीड़ित किसानों के तुरंत मुआवजे की मांग। बैडमिंटन रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची साइना नेहवाल, कामयाबी हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। विश्व कप में फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। मैच के बाद वनडे को अलविदा कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान क्लार्क। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात आम आदमी पार्टी की, जहां पर झगड़ा आज खुलकर सड़कों पर आ गया। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भारी हंगामे के बाद आखिरकार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निकाले गए नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर अराजकता के आरोप भी लगा दिए। पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस बीच मेधा पाटकर ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीएसी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को 21 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। दिल्ली के कापासेड़ा में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के इन दोनों संस्थापक सदस्यों के साथ अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को भी कार्यकारिणी से निकालने का फैसला हो गया। निकाले गए नेताओं ने केजरीवाल समर्थकों पर मारपीट और बोगस वोटिंग करने का भी आरोप लगाया। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं। आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे। प्रोफेशनल बॉक्सेस लगाए गए थे हॉल के अंदर, और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। राष्ट्रीय परिषद में 247 सदस्यों ने चारों नेताओं को निकालने का समर्थन किया, जबकि विरोध में सिर्फ 8 वोट पड़े थे। केजरीवाल समर्थक गुट ने इन आरोपों से इनकार किया है। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को भी बैठक से दूर रहने को कह दिया गया। इस बीच मेधा पाटकर ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का बचाव करते हुए पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और जिस प्रकार की एक निर्णय प्रक्रिया न्यूनतम रूप से किसी भी संगठन में होनी चाहिए और एक दूसरे के आरोप जाहिर रीति से गंदे कपड़े धोने जैसे सामने नहीं आने चाहिए, वो किसी से भी हासिल नहीं की गई। ये दुखद बात है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने पार्टी के भीतर खींचतान को जहां समझ से परे बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों को केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम क्यों जाना है। जो वायदे इन्होंने दिल्ली वालों से पार्टी बनाते समय और चुनाव लड़ते समय किए थे, वो सब झूठ साबित हुए। पार्टी में इन चारों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये कोई नई घटना नहीं है, पहले से ही था कि जो भी पार्टी में सुप्रीमो के खिलाफ अपना मत रखेगा या मत भिन्नता रखेगा, तो निश्चित रूप से उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। केजरीवाल विरोधी खेमे के नेता शाम को प्रशांत भूषण के आवास पर जमा हुए, जहां वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या पार्टी टूटेगी या फिर नया दल बनेगा। हालांकि दिल्ली में बमुश्किल 1.5 महीने पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान तमाम स्टिंग ऑपरेशन से लेकर असंतोष और बयानबाजी पार्टी के भीतर देखने को मिली है। तर्क वितर्क को रोकने के लिए बाउंसर्स बुलाए गए, जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई। ऐसा ही कुछ आरोप केजरीवाल विरोधी खेमे ने पार्टी पर लगाया है।
लेकिन अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये उस लोकतंत्र का चेहरा नहीं जिसका दावा आम आदमी पार्टी करती रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी और जो कुछ चल रहा है और उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर खास बातचीत करने के लिए अभय कुमार दुबे हैं CSDS से। भाई स्वागत है आपका। सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जो कुछ चल रहा है इन सब के बीच क्या ऐसा लगता है कि जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो इस झगड़े को, इस कलह को समाप्त करने में खुद नाकाम रही या फिर उसे बढ़ाने में उसकी कोई भूमिका भी दिखी? देखिए, जब भी किसी पार्टी में असहमति का स्वर उठाया जाता है और कहा जाता है कि कुछ आंतरिक लोकतंत्र का प्रश्न है, तो हमें पहली नजर इस बात पर डालनी चाहिए कि वो सवाल किस तरीके से उठाया जा रहा है। सवाल अपने आप में ठीक हो सकता है, मुद्दे अपने आप में सही हो सकते हो। मैं मानता हूं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने जो सवाल और मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में ऐसी कोई नाजायज बात नहीं है। वो मुद्दे हर पार्टी के अंदर उठने चाहिए। भारत में जिस तरह पार्टियों के अंदर अंदरूनी स्थिति है, उसमें जरूर उठने चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रश्न समझौताहीन संघर्ष की शक्ल ले लेगा, ये होगा कि इस मुद्दे को, इस प्रश्न को हम उस वक्त तक उठाएंगे या तो पार्टी टूट जाए या हम पार्टी से निकल जाए। जब कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा तो दो में से एक ही घटना होगी। या तो आज पार्टी का विभाजन हो जाता, पार्टी विभाजन इस सूरत में होता कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 100 से ज्यादा या 150 के करीब लोग जो है वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण खेमे का समर्थन करते। उन्होंने समर्थन नहीं किया, वो केवल अपने साथ 8-10 वोट ही जुटा पाए, तो वो पार्टी से बाहर हो जाने की स्थिति में है। अभी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर पार्टी के साथ चुनाव के दौरान भितरघात करने के आरोप हैं, इसलिए अब ये मसला अनुशासन समिति को संविधान के मुताबिक भेजा जाएगा। अनुशासन समिति उनसे कारण बताओ पूछेगी और उसके बाद में मुझे पूरा यकीन है कि यही एक प्रक्रिया होती है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जिसके उनके ऊपर कोई साधारण आरोप नहीं है। उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को हराने की साजिश की, उसके साथ भितरघात किया। और इन आरोपों का प्रशांत भूषण ने स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया है। यहां तक कि जो 4 नेताओं का पत्र लिखा गया था, उसके जवाब में इन्होंने जो पत्र लिखा, 7 पेज का जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने ये तक कहा कि पार्टी अगर मुझे ये संदेह था कि पार्टी अगर जीत जाती तो वो अपने रास्ते से हट सकती थी। ऐसा लगता है कि किसी हारी हुई पार्टी की कामना कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दरअसल अपनी जो कामना थी उसको न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने कभी भी उस आरोप का स्पष्ट रूप से प्रशांत जी ने खंडन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो इस पार्टी के अंदर और ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। लेकिन जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद या फिर और जो कुछ लोग हैं, उनका साफ ये कहना है कि जिस तरीके से बातें हुई और जिस तरीके से हमारा पक्ष नहीं सुना गया या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो डायलॉग था वो काफी पहले बंद कर दिया था, वो एक बड़ी वजह रही। और कहना यह भी है कि जो एक उनके आसपास की कोठरी है अरविंद केजरीवाल की, उनके ही बताए बयानों पर वो अमल करते रहे और उसी पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। देखिए, उनकी बातें सही हो सकती हैं, उनकी बातें कम सही हो सकती हैं, उनकी बातें पूरी तरीके से सही हो सकती हैं। इसका तो हम लोग आकलन नहीं कर सकते कि उनके आरोप कैसे हैं। हम ये देखते हैं कि पिछले 1.5 महीने से वो लगातार पार्टी के अंदर और बाहर एक बहस चला रहे थे। इस बहस का परिणाम इस रूप में निकलना चाहिए था कि राष्ट्रीय परिषद के काफी सदस्य उनके पक्ष में हो जाते अगर उनकी बातों में वजन होता, उनके आरोपों में दम होता और उन आरोप लगाने की उनकी टाइमिंग और उसकी शैली बिल्कुल ठीक होती, तो राष्ट्रीय परिषद के बहुत सारे सदस्यों का, कम से कम उनकी एक सम्मानजनक संख्या का विश्वास जीत सकते थे। मुझे कम से कम उम्मीद थी कि जब मतों का विभाजन होगा तो उनके पक्ष में 50 से लेकर 100 के बीच में मत आएंगे। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फर्जी साइन कराए गए मेरा कहना यह है कि जो भी 300 साढ़े 300 सदस्य थे, उस संख्या पर नहीं, अब तकनीकी रूप से हम नहीं जा, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, उसमें फर्जी थे तो कितने फर्जी थे? ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर 90% लोग फर्जी हों। उसके अंदर फर्जी होंगे, अगर मान लीजिए उनकी बात सही भी है, फर्जी होंगे तो कुछ थोड़ी बहुत संख्या फर्जी होगी। लेकिन उनको कितने कम वोट मिले? उनको केवल 8 या 10 8 लोगों ने उनका हाथ खड़ा करके समर्थन किया, 2 लोगों ने उनका लिखित रूप से समर्थन किया, केवल 10 वोट मिले। अगर उनको 50 या 100 वोट मिलते तब उनके ये सब तर्क ज्यादा वजनी होते कि अगर ये फर्जी वोट ना होते तो हमें और ज्यादा वोट मिल जाते, हमें और समर्थन मिलता। दरअसल देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर उनकी बात को उनकी पार्टी ध्यानपूर्वक सुन रही होती, उनकी बात को उनकी पार्टी ने गंभीरतापूर्वक लिया होता, तो आज अरविंद केजरीवाल का पक्ष सांसद में होता।
जबकि स्थिति यह है कि वो लोग पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब उनके सामने अपने राजनीतिक भविष्य को दोबारा टटोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर उनका अच्छे वोट मिलते तो पार्टी से बाहर निकाल दिए जाने पर भी अगर वो सवाल उठाते तो उससे पार्टी में बेचैनियां पैदा होती। उनके असंतोष के वाहक पार्टी के अंदर मौजूद होते, जो कि आज ऐसे जो मत विभाजन हुआ उससे ऐसा नहीं लगता। लेकिन दो बातें हैं। पहला सवाल ये जो आपने बात कही कि जिस तरीके से अगर मैं देखूं एक एक करके नेताओं को, जब से पार्टी बनी, पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा, उसके बाद दोबारा चुनाव जीतने के बाद एक एक करके कई पार्टी के पुराने नेता अरविंद केजरीवाल पर कुछ आरोप लगाते हुए पार्टी से या तो बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। ताजा कड़ी ये 4 नेताओं की है। क्या ये माना जाए या इस तरह की बातें भी उठ रही हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के सामने सवाल खड़ा करते हैं या फिर उनकी शैली से या उनके सुझावों से आप असहमत हैं तो फिर पार्टी में जगह नहीं बचती? विनोद कुमार बिन्नी पार्टी से बाहर गए हैं, फिर शाजिया इल्मी पार्टी से बाहर गई। जब वो दोनों पार्टी से बाहर गए, इन 4 नेताओं ने या 2 नेताओं ने जो इल्जाम लगाए हैं, जो आलोचनाएं की हैं, उसमें उन दोनों को पार्टी से बाहर निकालने वाले प्रकरण शामिल नहीं है, क्योंकि उन दोनों को पार्टी से बाहर निकलने की जो भी कार्रवाई थी उसमें ये लोग सब सहमत थे। अब इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं वो उन प्रश्नों से बिल्कुल अलग तरह के प्रश्न हैं। अब आप ये देखिए कि पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पास किए गए, इसके बीच में जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठकें हुई उनमें जो प्रस्ताव पास किए, उन तमाम प्रस्तावों में इन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को संबोधित किया गया है। फिर भी इन्हें असंतुष्ट रहने का अधिकार है। मेरा कहना है इसके बावजूद अगर आप असंतुष्ट नहीं है तो सवाल ये आपके साथ और कितने लोग पार्टी में असंतुष्ट हैं? केवल आप ही असंतुष्ट हैं? अगर आप ही केवल असंतुष्ट हैं, आप ही नैतिकता और आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आपका पूरा विचार एक किताबी विचार है। नैतिकता का विचार राजनीति की व्यवहारिक जमीन पर कोई रूप लेना चाहिए। क्या किताबी विचार और व्यवहारिक विचारों के बीच हमेशा अंतर होता है? क्या बीच की जंग है ये? नहीं, बीच की जंग नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि जो लोग नैतिकता की किताबी बातचीत करते हैं वो राजनीति की व्यवहारिक जमीन पर उसको कोई रूप दे पाने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए इसका ये परिणाम निकला है। उन्हें चाहिए था कि वो अपने लिए पार्टी में, ये मौका था उनके सामने आज, इस मौके की वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है वो प्रतीक्षा ना कर रहे हो। उन्होंने नहीं कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं होनी चाहिए, वो भी चाहते थे कि बैठक हो। ये मौका था, इस मौके पर वो अपनी ताकत दिखा सकते थे। वो दिखा सकते थे कि उनकी बात ही उचित है, उनकी बात ही सब लोग मान रहे हैं। सब लोग नहीं मान रहे हैं तो कम से कम एक बड़ा हिस्सा उनकी बात मान रहा है। ऐसा वो नहीं कर पाए। अब प्रश्न ये है कि आंतरिक लोकतंत्र क्या चीज है? तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल के पक्ष की पराजय हो जाती तभी आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होता। आंतरिक लोकतंत्र में जब भी कोई हारता है वो यही कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये बहुत पुराना फिक्रा है। जब भी कोई वोट मतदान में पराजित हो जाता है तो पहला तर्क ये होता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब वो एक व्यक्ति के साथ मारपीट का इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं मारपीट हुई। हम कैसे फैसला करें? बिल्कुल, वो तमाम तथ्य हैं और अंदर की बैठक के बारे में चर्चा। एक आखिरी सवाल लेकिन अब है, जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके के सपने राजनीति को बदलने या उसके नियमों को बदलने की बात करके आम आदमी पार्टी बनी, आगे बढ़ी, इस पूरे एपिसोड के बाद क्या आपको लगता है कि वो जो फर्क था अलग पार्टी होने का वो कहीं धूमिल और कहीं कमजोर पड़ता है? देखिए, संदेह पैदा होते हैं और मन में बेचैनियां पैदा होती हैं, दोबारा सोचने का मन करता है। ये तो बातें सही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पूरी बहस के दौरान मीडिया में और हम समीक्षकों के बीच में सिद्धांत, आदर्श, राजनीतिक लोकतंत्र, इन शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है ये बहुत ही बेख्याली में इस्तेमाल हुआ है। इन शब्दों के सुपरिभाषित व्यवहारिक अर्थ क्या है, इन अर्थों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। किसी भी जिन नैतिकताओं के आधार पर हम लोग अपना जीवन गुजारते हैं और पार्टियां जिन नैतिकताओं के आधार पर चलती हैं वो हमेशा अलग अलग होती हैं। पार्टी लोकोन्मुख हो, प्रतिक्रियावादी हो या प्रगतिशील हो, पार्टी चलाने के लिए उसका एक सुपरिभाषित केंद्र होता है। आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया उसी केंद्र के इर्द गिर्द गोलबद्ध होती है। ऐसा नहीं होता कि केंद्र के ऊपर लगातार आप प्रश्न लगाते रहें और आंतरिक लोकतंत्र का दावा करते रहें, पार्टी नहीं रहेगी, आप चलाएंगे किसको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदायी, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? मेरा जीवन विरोधाभास से भरा रहा है। जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं और जो नहीं सोचा था वो हुआ।
महामहिम राज्यपाल ने इस बार हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। In the Maths Factor, we travel through time and space and see how maths has evolved and how it is a part of the world around us. Join us on Rajya Sabha Television. Watch the Maths Factor every Sunday at 8 a.m. उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में आज इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1D का सफल प्रक्षेपण हो गया। PSLV C-27 की मदद से हुए इस प्रक्षेपण के बाद भारत के पास अब अमेरिका के GPS की तर्ज पर अपना नेविगेशन सिस्टम होगा। सैन्य उद्देश्यों के साथ इस दिशा सूचक प्रणाली से परिवहन, यातायात और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-27 की इस उड़ान के साथ भारत ने IRNSS श्रृंखला के चौथे नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर दिया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS-1D से भारत ने उपग्रह आधारित GPS प्रणाली की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। Let me congratulate the entire ISRO team for the 28th successful consecutive PSLV mission, which has put the IRNSS-1D, the fourth of the navigation constellation satellite, into orbit successfully. 1425 किलो वजनी IRNSS-1D का नेविगेशन दायरा 1500 किलोमीटर होगा। IRNSS श्रृंखला के 3 उपग्रह पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को GPS की तर्ज पर दिशा और स्थान की सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा यातायात, नौवहन, आपदा प्रबंधन के साथ सैन्य इस्तेमाल में भी इस प्रणाली का उपयोग होगा। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी GPS पर भी हमारी निर्भरता खत्म होगी। ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा अगले साल के अंत तक। तो जितने भी हमारे GPS के हम जहां यूज करते हैं उनको, या मिलिट्री पर्पस के लिए या सिविल पर्पस के लिए, तो उस पूरे के पूरा डेटा पे हमारा ही अधिकार होगा और हम लोग ही उसको पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। IRNSS-1D 10 साल तक काम करेगा और इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो इससे पहले IRNSS श्रृंखला के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। IRNSS-1A का जुलाई 2013 में, 1B का अप्रैल 2014 में और अक्टूबर 2014 में IRNSS-1C को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इन 4 के प्रक्षेपण के बाद इसी सीरीज के 3 और उपग्रहों के प्रक्षेपण का कार्यक्रम है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में एनडीए के भूमि बिल का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फसलों के नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित किसानों के लिए तुरंत मुआवजे की भी मांग की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों का दर्द बांटने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित किसानों की समस्याएं सुनी। यहाँ हमारे लोग यहाँ पूरी फसल बर्बाद हो गई है। सोनिया जी आई थी, उन्होंने बोला कि हम अभी भेजाएंगे कार्यकर्ताओं को, वो देख सरकार से राहत दिलाएंगे और यहाँ सरकार से बात करेंगे, हम फिर वापस भेजेंगे। परेशान है तो सर्वे जल्दी से जल्दी हो और फिर सही मुआवजा उन लोगों को मिले, हम बात करेंगे सरकार से। इसके अलावा सोनिया गांधी ने बछरावा में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। मैं उन लोगों के वहाँ भी गई हूँ ना संवेदना प्रकट करने के लिए, शायद उन लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ मिला। आगे भी हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब से। एक दिन के इस दौरे में कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेठी में भी फसलों के नुकसान का जायजा लिया। पिछले हफ्ते उन्होंने लगातार 2 दिन दौरा करके राजस्थान और हरियाणा के किसानों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिजोरम के राज्यपाल अजीत कुरैशी को आज हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुरैशी को मिजोरम के राज्यपाल का पद छोड़ने को कहा है। अजीज कुरैशी इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल थे। उन्होंने केंद्र में नई सरकार बनने के बाद खुद पर पद छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और राज्यपालों को पद से हटाने की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। उनका कार्यकाल मई 2017 तक था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष से खुली बातचीत को तैयार है। भूमि अधिग्रहण पर दोबारा अध्यादेश लाने की खबरों के बीच उन्होंने आज वाराणसी में कहा कि मुद्दा सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं। राज्यसभा में तीखे विरोध का सामना कर रही सरकार ने रणनीति के तहत ही राज्यसभा के सत्रावसान का फैसला किया है ताकि दोबारा अध्यादेश लाया जा सके। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है और विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जिद बताते हुए 2013 के कानून में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता दल परिवार का विलय जल्द ही होगा। इसके मद्देनजर जल्द ही एक बैठक होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 27 मार्च को जनता दल परिवार की दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शिरकत की थी। बैठक में भूमि बिल के विरोध में साझा रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई थी। तो ये बातचीत हुई, फिर उनको बात करनी है देवेगौड़ा जी से और चौटाला जी से, तो ये सब बात कर लेंगे वो और बहुत जल्द अगली बैठक की तारीख तय होने वाली है, जिसमें सब कुछ अंतिम रूप में सामने आएगा। यमन में सऊदी अरब और सहयोगी देशों ने हवाई हमले तीसरे दिन भी जारी रखे। हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए जा रहे इन हमलों में कई वाहनों और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब का कहना है कि हुती विद्रोहियों के खिलाफ कामयाबी मिलने तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। इस बीच मिस्र में अरब लीग देशों की बैठक हो रही है। यमन ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो हुती विद्रोहियों की मदद कर रहा है। यमन में दक्षिणी शहर अदन में हुती विद्रोहियों और सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच केंद्र सरकार यमन में बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां पर फंसे भारतीयों को हवाई रास्ते से निकालने पर विचार कर रही है। इससे पहले इस काम के लिए 2 जहाजों को यमन भी भेजा गया। भारत की सायना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। सायना ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सायना विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर थी। विश्व चैंपियन और दूसरी वरीयता वाली कैरोलिना मैरिन के सेमीफाइनल में थाईलैंड की रचनाकनोक इंतानून के हाथों हार हुई है, जिससे वो पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं सायना ने सेमीफाइनल में जापान की यूई हाशिमोतो को 21-15, 21-11 से हरा दिया है और अब फाइनल में उनका मुकाबला इंतानून से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सायना को बधाई दी है। 5th टाइम मैं फाइनल्स खेल रही हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड लेकिन सोचा नहीं था वर्ल्ड नंबर 1 इतनी जल्दी बन जाऊंगी 7 मंथ्स में, जब से मैं विमल सर के साथ शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है आज। बहुत खुशी है, लेकिन कल फाइनल्स भी है, तो उसके लिए तैयारी करनी है और आई होप कि कल अच्छा खेलूँ मैं। बहुत ही अच्छा लगा कि एक गेम जो बैडमिंटन हम कहते हैं कि बहुत ही ताकत का गेम है, उसमें भारतवर्ष की एक लड़की साइना नेहवाल नंबर 1 बनी और वो भी हमारी बच्ची होने के नाते तो हमें इतनी खुशी है कि हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं और उसके कोचेज के शुक्रगुजार हैं कि वो उस लेवल तक वो आ पहुंची। और अब बात क्रिकेट की। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में फाइनल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व कप जीतने के इरादे से उतरेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड के पास पहला मौका है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट की खिताबी जंग, मेलबर्न में महामुकाबला, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से होगा सामना। सभी के जहन में एक ही सवाल, कौन होगा विश्व विजेता। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को 2015 के विश्व विजेता का फैसला होगा। इस विश्व कप में कंगारुओं और कीवीज के बीच दूसरी बार भिड़ंत होगी। लगातार 8 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड खिताबी जंग में पहुंचा है। इतना ही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में शिकस्त दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल तक का सफर 6 मैच जीतकर पूरा किया है।
विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 9 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने तो 3 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। वहीं कंगारुओं की सरजमी पर न्यूजीलैंड ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में उसे जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। खिताबी भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने वनडे मैचों से संन्यास का ऐलान किया है। क्लार्क ने कहा कि ये मैच बेहद खास होगा। I don't think so. I think it's a special game. There's no doubt about it. But it needs to be about the team, and I want it to be about the team. I just said that to my teammates then. I don't want to. And I've said I've been the one to come out and say it's not emotion, it's skill that helps you win major games and major tournaments. And tomorrow will be no different. उधर कीवीज के हौसले भी खासे बुलंद हैं। Yeah, it's been a great ride so far, but this is, I guess, the ultimate game for us to be able to play, and everyone's very excited about it. I'm sure some guys will be nervous tomorrow morning, but I think there's a sense of excitement. कुल मिलाकर विश्व विजेता की खिताबी भिड़ंत में एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और रोमांच सब कुछ परवान पर होगा। जाहिर है क्रिकेट प्रेमी इस खास मौके को मिस नहीं करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। कावेरी नदी पर बन रहे बांध के विरोध में किसानों ने आज भी तमिलनाडु बंद रखा, जिसका मिला जुला असर रहा। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन नहीं चले। बंद को विपक्षी पार्टियों और कई संगठनों का समर्थन हासिल हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते अगले कुछ दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मार्च से 3 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ओले पड़ सकते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशनों से जुड़े सुरक्षा परिषद के फैसलों में शामिल होने का अधिकार है, क्योंकि भारत शांति सैनिक मुहैया कराने वाले देशों में शामिल है। जनरल सुहाग ने चीफ ऑफ डिफेंस के सम्मेलन में इस पर जोर दिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग जख्मी हुए हैं। हमले में सोमालिया में स्विट्जरलैंड के राजदूत की भी मौत हो गई। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस में हुई जर्मन विंग्स विमान दुर्घटना मामले में सह पायलट के घर की तलाशी ली गई। वहां से मिले सबूतों से पता चला है कि पायलट आंद्रियास लोबिट्स अवसाद में था और उसने जानबूझकर विमान को दुर्घटनाग्रस्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस एक प्रस्ताव लाएगा। इसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने का मसौदा शामिल होगा, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ वोट कर सकता है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते आपको छोड़ जाते हैं रामनवमी के आज का जो त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसकी कुछ खास तस्वीरों के साथ। नमस्कार। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्री राम